Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस सेशन में हम विशेषण के बारे में बात करेंगे। विशेषण को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। इनके सभी प्रकारों को हम यहाँ पर ध्यान से पढ़ने वाले हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है संज्ञा सर्वनाम की, तो वो भी देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और इस क्लास को अपने दोस्त मित्रों के साथ भी शेयर कर दे, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस क्लास से जुड़ सके। बिना देरी किए हुए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं विशेषण क्या है। तो विशेषण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आपको क्या याद रखना है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये तो आपके समझ में आ गया, यही परिभाषा है इनकी। और यहाँ पर देखो, जैसे काला घोड़ा, यहाँ पर क्या है, ये काला, ये विशेषण है, और घोड़ा ये क्या है, विशेष्य हैं। घोड़ा कैसा है, काला है। घोड़ा कैसा है, काला है, अर्थात काला घोड़ा। घोड़े की विशेषता बताने वाला शब्द काला विशेषण शब्द है, अतः इसे विशेषण कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में देखो, विशेषण के बारे में और देखो, यहाँ पर जो शब्द विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, यहाँ पर काला शब्द घोड़े की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर काला शब्द क्या कर रहा है, घोड़े की विशेषता बता रहा है, अतः इसे विशेषण कहेंगे। और दूसरा शब्द आपको विशेष्य याद रखना है। विशेष्य किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ पर, जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है कि यह काला घोड़ा है। तो आपके समझ में आ गया, ये विशेष्य हैं, और ये जो काला शब्द है ये क्या है, विशेषण है। यहाँ तक तो मामला क्लियर हो गया हमारा, विशेष्य और विशेषण किसे कहते हैं। अब आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर ध्यान दो, यदि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आ रहे हैं, यदि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आ रहे हैं, अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द पहले प्रयुक्त हो, तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, अगर किसी की विशेषता पहले बताई जाए, उन्हें तो हम क्या कहते हैं, विशेष्य विशेषण। जैसे यहाँ पर देखो, काला घोड़ा, काला शब्द पहले आ रहा, विशेषता पहले आ रही है, ये इसका मतलब ये विशेष्य विशेषण है। दोस्तों, क्या है ये, विशेष्य विशेषण है। और मान लो विशेषता बाद में बताई जाए तो वहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ पर, यदि विशेषण शब्द विशेष्य के बाद में आते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, अरे विशेषण शब्द विशेष्य के बाद में आते हैं, या विशेष्य शब्द विशेषण शब्दों से पहले आते हैं, तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा काला, अब यहाँ पर घोड़ा पहले आ गया, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जो तो पहले आ रहा है और विशेषता बाद में आ रही है। तो यहाँ पर ये जो घोड़ा है ये क्या है, विधेय है। ये क्या है, विधेय। और काला क्या है, ये विशेषण है। घोड़ा विधेय हो जाएगा, यहाँ पर विधेय, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और काला ये क्या है, ये तो विशेषता है, विशेषण है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसे बोलते हैं विधेय विशेषण। क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताई, कैसे शब्द, अरे वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताई, उन्हें पर विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, पर विशेषण। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। पर विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे,
अरे उन्हें पर विशेषण कहेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखो, बहुत सुंदर लड़की। अब यहाँ पर लड़की ये तो क्या है, विशेष्य है। सुंदर क्या है, विशेषण है। ये क्या है, सुंदर विशेषण। और लड़की ये विशेष्य है। जबकि ये बहुत आ रहा है, ये शब्द क्या है फिर? तो दोस्तों यही है पर विशेषण। इसे क्या बोलते हैं, पर विशेषण बोलते हैं। बहुत सुंदर लड़की, बहुत कमज़ोर लड़का, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, तो ये जो बहुत बहुत आ रहा ना, इसे पर विशेषण कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। एक बार और देखो, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए उन्हें पर विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर लड़की, लड़की क्या है, विशेष्य। सुंदर क्या है, विशेषण। और बहुत क्या है, पर विशेषण। तो ये जो शब्द आ रहा है इसे ही बोलते हैं पर विशेषण। वाक्य में सुंदर विशेषण है और बहुत पर विशेषण है। पर विशेषण को अंतर विशेषण भी कहते हैं। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर नोट करनी है, याद रहे। अब आपको क्या याद रखना है, तो देखो यहाँ पर विशेषण, विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण, इनको मुख्य प्रकारों में शामिल नहीं किया जाता है। विशेषण 5 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, उसके अंतर्गत इन तीनों को शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों। पर विशेषण, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो ये जानकारी भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखो और क्या ध्यान देना है यहाँ पर, विशेषण के प्रकार देखते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने चर्चा की कि ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो, विशेषण के प्रकार मुख्य रूप से ये 5 प्रकार के होते हैं। और पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अब इसके बारे में देखते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, दिशा, स्वाद, गंध, स्पर्श, अवस्था, स्थिति, काल, स्थान इत्यादि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या याद रखोगे? तो देखो यहाँ पर, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, दिशा, स्वाद, गंध, स्पर्श, अवस्था, स्थिति, काल, स्थान इत्यादि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर नोट करना है। और देखो यहाँ पर, जैसे नया, पुराना, प्राचीन, मासिक, सुबह का भूला आदि कालबोधक के विशेषता के शब्द है। ये कालबोधक विशेषता के शब्द है, यहाँ पर याद रखना है। और काला, पीला, लाल, सफ़ेद, नीला आदि रंग से संबंधित विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है, ये विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। गुण दोष संबंधित विशेषता देखो, अच्छा, बुरा, सरल, कठिन, ईमानदार, सच्चा, शांत, चतुर आदि, ये गुणवाचक विशेषण है। और देखो यहाँ पर स्पर्श संबंधित विशेषता, कठोर, नरम, कोमल, चिकना, गर्म, ठंडा, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और दशा संबंधित विशेषता देखो, जीर्ण, शीर्ण, स्वस्थ, रोगी, सूखा, पिछला, जमा। और गंध संबंधित विशेषता, बदबूदार, कुशनुमा, सौंधा, गंधहीन आदि। और आकार संबंधित विशेषता, लंबा, छोटा, चौड़ा, तिकोना, गोल, बड़ा, नाटा, त्रिभुजाकार आदि। तो ये सब क्या है, ये सब गुणवाचक विशेषण के शब्द है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। अभी हमने क्या पढ़ा, गुणवाचक विशेषण। इसके बाद में और देखो यहाँ पर उदाहरण देखो, उदाहरण से हमें ये समझ में आएगा। जैसे मीठा आम, स्वाद का विशेषण है ये, स्वाद। और सुंदर बच्चा, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। और नीला आकाश, रंग की विशेषता ये।
झगड़ालू लड़का, स्वभाव की विशेषता, गरीब आदमी, आदमी कैसा, गरीब आदमी, बाहरी, कमरा आदि, यह सब इनके उदाहरण है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरा जो प्रकार है इनका, दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर देखिए संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अरे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है निश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण। और यहाँ पर देखो निश्चयवाचक विशेषण में क्या है? विशेषण की निश्चित संख्या का बोध का पता चलता है, विशेषण की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी आए हैं। अब यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, कितने विद्यार्थी आए हैं? 10 विद्यार्थी। आधा दरवाज़ा खुला हुआ है, यहाँ पर भी निश्चित पता चल रहा है हमें। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है। आगे देखो दोस्तों, इसका दूसरा प्रकार कौन सा है? अनिश्चयवाचक विशेषण। अनिश्चयवाचक विशेषण में क्या याद रखना है? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराकर अस्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करते हैं, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, काफ़ी, अगणित, हजारों आदि। उदाहरण देखो इनका। उदाहरण क्या है? कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अब यहाँ पर संख्या का पता नहीं चल रहा कितने खेल रहे हैं, लेकिन कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो ये अनिश्चित हो गया यहाँ पर, अनिश्चयवाचक विशेषण। और दूसरा देखो, मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं। तो इसमें बहुत सारे रुपए हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कितने रुपए हैं। तो इसे भी क्या कहेंगे? अरे इसे भी अनिश्चयवाचक विशेषण कहेंगे। तो साथियों ये भी अनिश्चयवाचक विशेषण है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरा प्रकार कौन सा है इनका। तीसरा प्रकार देखो, विशेषण का तीसरा प्रकार देख रहे हैं हम यहाँ पर, परिमाणवाचक विशेषण। किसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण? तो देखो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। देखो यहाँ पर ये भी दो प्रकार के होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? एक तो है निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें निश्चित, ये उदाहरण देखो, 2 मीटर, 10 किलो, 50 लीटर। तो ये सब इनके उदाहरण है। और अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक इसमें आएगा बहुत, कुछ, ज़्यादा, अल्प, जरा सा, थोड़ा, थोड़ा सा, प्रत्येक, कम, अधिक, पूरा, अधूरा, समूचा, यथेष्ट, किंचित आदि। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथा जो इसका प्रकार है। चौथा प्रकार कौन सा है? संकेतवाचक, जिसे सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ या संज्ञा के पूर्व उसी संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक बार यहाँ पर और देखो, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब सर्वनाम शब्द
किसी संज्ञा के साथ उसी संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए सार्वनामिक विशेषण इसमें, जैसे मोहन पढ़ रहा है। अब यहाँ पर मोहन क्या है? संज्ञा है। वह पढ़ रहा है, वह क्या है? सर्वनाम है। अब ये तीसरा वाक्य देखो, वह मोहन पढ़ रहा है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये सार्वनामिक विशेषण है। कैसे हैं? तो देखो यहाँ पर एक तो संज्ञा भी साथ में आ गई है और सर्वनाम शब्द भी साथ में आ गया। वह मोहन पढ़ रहा है, वह सर्वनाम है और इसके साथ में मोहन ये संज्ञा है, संज्ञा शब्द। तो ये दोनों साथ आ गए तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। वह क्या है? सर्वनाम के साथ मोहन संज्ञा प्रयुक्त हो गई है, अतः इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा सार्वनामिक विशेषण। अब इसका पांचवा प्रकार देखो। विशेषण का पांचवा प्रकार कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण। कई किताबों में ये लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया है। 5 प्रकार है इसके मुख्य रूप से। तो व्यक्तिवाचक विशेषण देखो यहाँ पर, जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं। क्या याद रखोगे? अरे जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लखनऊ से लखनवी, बनारस से बनारसी, राजस्थान से राजस्थानी और जयपुर से जयपुरी, अजमेर से अजमेरी विशेषण शब्द बन जाते हैं। तो क्या पता चला आपको यहाँ पर? जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया। यहाँ पर लखनऊ से क्या हो गया? लखनऊ जो शब्द है ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लखनऊ किसी शहर का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक की संज्ञा है। तो लखनऊ से क्या बन गया? लखनवी, और लखनवी क्या हो गया फिर? ये विशेषता हो गई इनकी, तो ये संज्ञा शब्दों से बन रही है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बनाए जाते हैं, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखो यहाँ पर, उदाहरण से पता चलेगा। मुझे आपका बनारसी अंदाज पसंद है, मुझे आपका बनारसी अंदाज पसंद है। बनारस क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बनारसी क्या है? विशेषण है। अतः यह व्यक्तिवाचक विशेषण है। अन्य विशेषण की बात करें तो दोस्तों एक आता है क्रिया विशेषण। इसके बारे में देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर याद रखें यह भी 5 प्रकारों में नहीं गिना जाता है। विशेषण के 5 प्रकारों में इसको भी नहीं गिना जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता न बताकर केवल क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें उन विशेषण शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता न बताकर केवल क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन विशेषण शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय स्वरूप होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट करनी है, क्रिया विशेषण क्या होते हैं? अव्यय स्वरूप होते हैं, अतः इनका अध्ययन अविकारी शब्दों में किया जाता है। तो ये चीज़ भी है जो आपको यहाँ पर नोट करनी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखो विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं भी देखो यहाँ पर किसे कहते हैं? ये 3 अवस्थाएं होती है, 3 प्रकार की होती है ये। और पहली क्या है? मूलावस्था। मूलावस्था में आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे? देखो
इसमें संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। मूलावस्था में क्या होता है? विशेषण की ये अवस्था है मूलावस्था, और इसमें संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे यहाँ पर वाक्य है, मोहन अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है, ये सामान्य स्थिति है दोस्तों। दूसरा है उत्तरावस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है? उत्तरावस्था। और इसमें आपको क्या याद रखना है? जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। जैसे मोहन सोहन से श्रेष्ठ है, यहाँ पर दो संज्ञा है, मोहन और सोहन, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है दोस्तों, मोहन सोहन से श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो उत्तमावस्था, ये क्या है? इसके बारे में भी आपको याद रखना है। दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके, यहाँ पर याद रखना है, दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को श्रेष्ठ या बुरा बताया जाए, उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे मोहन सबसे अच्छा है, राम कक्षा में श्रेष्ठ छात्र है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, मोहन सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो ये क्या है? उत्तमावस्था। राम कक्षा में श्रेष्ठ छात्र है, तो यहाँ पर भी आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने विस्तार से विशेषण के बारे में चर्चा की और इनके भेदों को भी हमने समझा, इनके प्रकार अच्छे तरीके से पढ़े। और साथियों, अगर ये क्लास अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर भी अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहूँगा। और ये क्लास अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र हमसे जुड़ सके और इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है संज्ञा सर्वनाम की, तो उसे भी आप देखें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।